सुनो बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट, P&L का फॉर्मेट और ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बता दिया। एक बार रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ देखो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कितने हेड है? 2 3, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट साइड में 2, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। शेयर होल्डर फंड में फिर 2, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में 4, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, DTL और अदर। शॉर्ट करंट लायबिलिटी में फिर 4, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेएबल, अदर। उसके बाद नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट दोनों PPE में आएंगी। किस में आएंगे? फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर लॉन्ग टर्म एडवांसेस, फिर DTA, फिर अदर। करंट एसेट में क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, वहाँ पेएबल यहाँ रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इन्वेंट्री। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इन्वेंट्री। बड़े दिनों में आए हो, वीडियो देखिए। इसके बाद फिर P&L का फॉर्मेट। P&L में मैंने आपको बताया था 2 इनकम 7 खर्चे। बता 2 इनकम कौन सी P&L में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। 7 खर्चे में से कोई 2 खर्चे बता। एम्प्लॉय बेनिफिट, चेंज इन स्टॉक। बस चलो, 7 खर्चे क्या क्या थे? पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेज, फिर चेंज इन स्टॉक, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर फाइनेंस कॉस्ट और अदर। अब एक ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट भी बताया था। ऑपरेटिंग साइकिल के कंसेप्ट में क्या बोला था मैंने कि अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने या उससे कम की हो तो करंट और नॉन करंट का क्राइटेरिया 12 महीने होगा। लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज़्यादा की हो तो करंट और नॉन करंट का क्राइटेरिया वो महीने से होगा। जैसे अगर मेरी साइकिल 15 महीने की, अब पहला ही क्वेश्चन वैसा ही है, क्वेश्चन ही देखते हैं सीधा। इलस्ट्रेशन नंबर 1। ऑपरेटिंग साइकिल है। एक जना जल्दी जल्दी तेज तेज बोल दो। 9 10 10 15 15 16 और अब आती है एक्सपेक्टेड पेमेंट। जो पेमेंट हुई है वो कितने महीने में हुई है? 10 12 14 12 13 18 15 12 13 18 15। चलो इधर देखो, बिल्कुल लल्लू लपाक क्वेश्चन है। यहाँ देखो, ये साइकिल आपकी 9 महीने की है लेकिन कंप्लीट कितने में हो रही है? 10 महीने में। तो ये क्या है? करंट। और पेमेंट की बात हो रही है तो करंट लायबिलिटी। रिसीव की बात होती तो एसेट। क्यों करंट? 10 महीने 12 महीने से कम ही होते हैं। और सर साइकिल तो 9 महीने की है ना। 9 महीने से मतलब नहीं है, साइकिल 12 महीने से चलती है। अबे तू बिल्कुल नकटा ही है क्या यार? हर हफ्ते तू ये गलती करता है। रात तो मैं वैसे ही 10 मिनट रुका हुआ था कि सारे आ जाए। बेशरम रोज लेट आता है। 2-3 बार पनिश कर चुका हूँ फिर भी शर्म नहीं आती। अभी बाहर खड़ा रखूंगा, खुद का ही नुकसान होगा। बैठ बाउला। चलो ये करंट होगा आपका। क्या होगा? ये करंट होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 10 महीने की साइकिल है लेकिन उससे मतलब नहीं है। 10 महीने से कम तो 12 ही देखना है आपको। अब ये कितने महीने में पेमेंट हो रही है? 12 महीने। तो ये भी क्या है? अब यहाँ 10 महीने में हो रही है लेकिन साइकिल 14 महीने, अरे पेमेंट 14 महीने में हो रही है। 14 तो 12 से भी ज़्यादा है। तो ये क्या है? अब यहाँ साइकिल 15 महीने की है, पेमेंट 12 महीने में हो रही है क्योंकि साइकिल 15 महीने की है ना। यहाँ पे भी साइकिल, तो ये भी यहाँ पे भी 15 महीने। अब यहाँ साइकिल 15 है लेकिन 18 है नॉन करंट। यहाँ साइकिल 16 और कितने में हो गया? अब मेरी तरफ देखो, सिर्फ ये और ये
दोनों नॉन करंट है। आंसर देख लो, इसने बहुत डिटेल में लिखा होगा, इतना नहीं लिखा तुम्हें तो सिंपल लिखना है बस। आंसर देख लो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तीसरे और छठे के लिए नॉन करंट बोला होगा, देख लो, देख लिया। बस अंडरलाइन कर लेना करंट और नॉन करंट पे, दिख रहा होगा तुम्हें। सेकेंड, इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड, चिल्ला के बोलना। मेजर हेडिंग जो इक्विटी एंड लायबिलिटी में आती है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट। चेक करो, एक हेडिंग और दे रखी होगी जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये कोर्स में नहीं है तुम्हारे। तो मेजर हेडिंग कितनी आती है? 3, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और। अब तीसरा देखो, अबे ये बिल्कुल माम क्वेश्चन है। तीसरा देखो, सब हेडिंग कौन सी आएगी शेयर होल्डर फंड में? शेयर कैपिटल, रिजर्व से। फिर शेयर वारंट बता देता हूँ, वैसे कोर्स में नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका क्या मतलब होता है? अभी मैं शेयर इशू करने वाला हूँ, है ना, अभी शेयर इशू नहीं किए लेकिन मैंने। अब ये क्या नाम है बालक? गौरव, अरे योगेश, योगेश मेरे पहचान का है। तो योगेश ने कहा कि सर आप है ना मेरे 5 लाख रुपए लिख लो और शेयर बाद में, क्योंकि जब आप इशू करोगे तो फिर तो एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाएगी, फिर आप प्रो राटा करोगे, तो सर मेरे को तो 5 लाख के शेयर चाहिए, मेरे को तो आपकी कंपनी में निवेश करना है। मैंने कहा यार अब तू 5 लाख रुपए एडवांस दे रहा है, अब मैं शेयर तो बाद में इशू करूँगा, तो तू अभी मेरे से सिक्योरिटी के लिए कुछ तो ले ले, तो इसको मैं शेयर वारंट दे दूँगा। अब इसकी डिटेल में क्या काउंटिंग होती है ये सब आप आगे क्लासों में पढ़ोगे। तो ये जो पैसा मैंने इससे लिया है ये भी तो लायबिलिटी है, लेकिन मैं इसे शेयर कैपिटल में नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने शेयर इशू थोड़ी किए हैं अभी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या बोलते हैं इसे? इसको भी शेयर होल्डर फंड में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? शेयर होल्डर फंड में 3 आ जाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव। हाँ बेटा, ये शेयर इशू होने के बाद नहीं आता। अब एक बार शेयर इशू हो जाएंगे तो शेयर वारंट फाड़ के फेंक दूंगा और इसको शेयर दे दूंगा। नेक्स्ट, अब टाइम पास है। एनसीएल में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है एनसीएल में? अभी तो बताया मैंने। देख लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स और अदर, है ना। और उसमें भी मैंने कहा था डेफर्ड टैक्स और अदर का कोई काम नहीं आएगा। चलो अब अगला देखो, इस इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। आज तक इतनी जल्दी क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में नहीं हुए होंगे, करना ही नहीं है इसमें। चलो बताते जाना, किस हेडिंग में दिखाएंगे इन्हें? प्रपोज डिविडेंड कहाँ दिखाएंगे? ये तुम्हें बताया नहीं है, सुन लो थोड़ा। प्रपोज डिविडेंड कहीं भी नहीं आते हैं, नोट्स टू अकाउंट में आते हैं। क्योंकि सुनो इधर, कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे ना वो तब लायबिलिटी है। अभी आपने सिर्फ प्रपोज किया है, प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी नहीं है। वो लायबिलिटी कब बनेगा? जब वो डिक्लेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे अभी मैं तुम्हें बोलूँ यार मैं सोच रहा हूँ इस साल अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो तुम्हें 5 लाख रुपए का डिविडेंड दे दूँ, तो ये तो मैं सोच रहा हूँ, प्रपोज किया है, अभी डिक्लेयर नहीं किया। जिस दिन डिक्लेयर करूँगा उस दिन लायबिलिटी में आएगा, करंट लायबिलिटी में। किस में आएगा? अभी नहीं आएगा। अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है। अब ये किसी ने क्लेम नहीं किया, हमने पे तो मतलब हमने दे तो दिया लेकिन क्लेम नहीं किया, हमारे जो ये भी करंट लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर तो पे करना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ चलो, तो प्रपोज डिविडेंड को कहाँ दिखाएंगे अपन? कंटीजेंट लायबिलिटी में। और अनक्लेम डिविडेंड को कहाँ दिखाएंगे? करंट। अनक्लेम डिविडेंड में तुम्हें बताऊँ, देखो हमारे जिस सर के यहाँ मैं आर्टिकलशिप करता था सीए में, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते थे, ऑलमोस्ट सारे ही सीए करते हैं। अब वो ट्रेडिंग करते थे तो वो ट्रेडिंग करते थे सिर्फ शेयर्स के कैपिटल गेन के लिए कि भाव बढ़ेगा, बेच देंगे, खरीद लेंगे। उन्हें डिविडेंड से ज़्यादा मतलब नहीं था। तो उनको जब डिविडेंड आता था ना तो कंपनी डिविडेंड वारंट भेजती है। अब वो डिविडेंड वारंट बैंक में लगाते हैं, फिर पैसा आ जाता है। तो हमारे यहाँ डिविडेंड वारंट कचरे में निकलते थे, झाड़ू में पड़े रहते थे।
फिर वो भाई आती थी, वो बताती थी अरे भाई ये क्या है, ये क्या, हम देखते थे 500 रुपये का, 700 रुपये का, 400 रुपये का। उन्हें मतलब ही नहीं था डिविडेंड से, डिविडेंड तो इतना ही मिलता है। उन्हें किससे मतलब था, शेयर खरीदा और भाव बढ़ गया तो बेच दिया। वो तो ट्रेडिंग करते थे। लेकिन जो शेयर उनके पास पड़े हुए रह जाते थे ईयर एंड पे, उस पर उन्हें डिविडेंड मिलता था, लेकिन उन्हें डिविडेंड वो क्लेम नहीं करते थे। तो इसे बोलते हैं अनक्लेम। अब साला ये लोग तो डिविडेंड क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ वो कंपनी तो बेचारी परेशान हो रही है ना, किसको दे, कहीं दिखाना तो पड़ेगा, तो करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? अब आगे चल के कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे तुम लोग कि ये जो पैसा आप लोग क्लेम नहीं करते इसको कहाँ दिखाना है, कंपनी इन पैसे को कैसे डिसबर्स करती है। मान लो ज़िंदगी भर में आपने कभी भी क्लेम नहीं किया, तो फिर क्या करना है वो पैसे का? कंपनी खा जाएगी? नहीं, क्योंकि पैसा तो शेयर होल्डर का है, लेकिन शेयर होल्डर तो मांगने आ ही नहीं रहा, उसे तो टाइम ही नहीं है। तो वो सब आप आगे लॉ में पढ़ोगे कि इसका क्या करते हैं क्या नहीं। खैर चलो, डिवेंचर, अरे भैया ये तो बता दो कहाँ आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी अंडर दी हेड, तेज बोलो, तेज बोलो, मैच्योर्ड डिवेंचर, ये करंट है क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं। ये मैंने अभी तुम्हें बताया था, वो सीए यही वाला बताया ना। हाँ, सीए में भी आया ये क्वेश्चन कि मैच्योर डिवेंचर कहाँ आएगा। तो बच्चे डिवेंचर देख के कहाँ लगा देते हैं? नॉन करंट। अबे भाई मैच्योर हो चुके हैं, अब मैच्योर हो चुके हैं तो आजकल में वो पेमेंट ही करनी पड़ेगी, वो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये करंट है कि नॉन करंट है? इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, मैच्योर डिवेंचर को। अभी इसी साल के सीए इंटर के पेपर में आया ही है 1 नंबर में। चलो, मतलब हमारे को तो और कम मार्क्स में आता है, सालों उनको तो 1 नंबर में आया ही सड़ा सा। और हमें याद है कि मैंने तुम्हें कहा ना हमें कैसे आएंगे, 8 आएंगे, और कितने नंबर के? तो हमें तो आधे नंबर में ही आएगा ये। कितने नंबर में? और याद रखना, जिसका भी हेड तुम्हें याद है, मोटा मोटा सब हेड तुम्हें याद है, अब सब हेड में अदर जो नहीं याद है तुम्हें ये कहाँ जाएगा, उसमें मैक्सिमम में अदर आएगा। क्या आएगा? जैसे मैंने तुम्हें P&L में कहा था कि रेंट कहाँ आएगा? अदर। सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रिंटिंग अदर, स्टेशनरी, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। तो जिसका कुछ है उसका तो तुम्हें अपने आप देख के पता चल जाएगा, जिसका नहीं है वो सब कहाँ जाएगा। चलो आगे देखो, सिंकिंग फंड। अब देखो मेरी बात सुनो, एक रह गया, सॉरी, कॉल से, अरे कॉल ही तो तुम्हें पता है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में से माइनस, पूरा लिख के आना, शेयर होल्डर फंड में, अब ऐसे लिखोगे शेयर कैपिटल में से माइनस, डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल। इसने क्या लिखा है, फिर देखो तो, है ना, बराबर लिखा है कि शेयर कैपिटल में क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ये बराबर लिख के आना कि शेयर कैपिटल में क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट, सिंकिंग फंड। अब मेरी बात सुनो, फंड आ गया ना, तो फंड, रिजर्व, ये सब किस में आएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस किस में आता है? ठीक है, मजेदार चैप्टर है ये, 4 नंबर पूरे चाहिए इसमें मुझे। आगे देखो, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। अब हमें बात सुनो, मेरी तरफ देखो, प्रोविडेंट फंड आपको कब मिलता है? रिटायरमेंट के बाद। क्या 1 साल में मिल जाएगा क्या? नहीं ना, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट लायबिलिटी। चेक करो, बिल पेएबल, एक सुर में बोलो, करंट लायबिलिटी। और उसमें मैंने वही लिखाते वक्त बता दिया था, ट्रेड पेएबल में 2 आते हैं, एक क्रेडिटर और एक डेबिटर। ठीक है, इसका टेस्ट तो है ना, मैं एस के 3 टेस्ट नहीं लेता, और जिस दिन पे ख़त्म होता है उसी दिन ले लेता हूँ, या अगले दिन ले लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बस फॉर्मेट याद करते ही मजा आमा क्वेश्चन है, फिगर विगर कुछ भी नहीं आती, बस पहचानना है ये किधर ये किधर ये किधर, खत्म। लास्ट देखो, पब्लिक डिपॉजिट। सुनो, पब्लिक डिपॉजिट पीडी, पब्लिक से पैसे लेते हैं अपन, तो लायबिलिटी है, और 1 साल में तो चुकाएंगे नहीं इसको, तो ये क्या है, नॉन लॉन्ग टर्म। चेक कर लो, ठीक है। 6 होमवर्क। अब इसका होमवर्क क्या है, कुछ कॉपी में नहीं करना है ना, सिर्फ बुक में ही देख के आना है, ठीक है। 7,
एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, कल की क्लास में अभी मैं तुम्हें कुछ और होमवर्क भी दूंगा, आपको वो देख के आने हैं। अब उसमें अगर आप लोगों ने पूछा सर ये फलाना चीज़ किधर आएगी, हमें समझ में नहीं आई, तो मैं बताऊंगा, और आप देख के ही नहीं आए तो आपकी गलती है फिर, ठीक है। इसका आंसर, इसमें पेन वैन कुछ नहीं चलाना है, बस बुक से ही देख के आना है, ये किधर आता है, ये किधर आता है। जो फॉर्मेट मैंने आपको लर्न करवाया है, जैसे अभी ये क्वेश्चन हो गया, उसी बेस पे 3 चीज़ें इसमें बस गिनती की, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, P&L का फॉर्मेट और ऑपरेटिंग साइकिल। लो एक क्वेश्चन और ऑपरेटिंग साइकिल का आ गया, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 9 महीने, 17, 10, 10, 14, 17, 10, 10, 14 और उसके बाद 24 और 10, 24 और 10। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 केस है इसमें। और रियलाइजेशन बोला है, क्या बोला है? रियलाइजेशन मतलब रिसीवेबल से, क्या है ये? अब रिसीव कितने टाइम में होता है? 8, 15, 11, 15, 8, 15, 11, 15, 16, 20, 12। याद रखना, रिसीवेबल है मतलब करंट एसेट है। क्या है? करंट एसेट है। देखो साइकिल 9 महीने की है, मतलब ही नहीं है 12 महीने है। 9 महीने में तो 12 ही देखना है, ये 12 महीने में हो रहा है करंट। अब ये 17 महीने है और 15 में हो गया। बच्चों सुनो, 17 महीने की साइकिल है, अगर साइकिल 12 महीने से ज़्यादा की होती है तो उसके हिसाब से देखते हैं। 17 महीने की साइकिल है और कलेक्शन तो 15 में ही हो गया करंट। यहाँ 10 की है, ये भी करंट। यहाँ 10 की है और ये 15 है, लेकिन 12 से तो ज़्यादा ही है, तो इसलिए नॉन। अब ये 14 की है, नॉन करंट। ये 24 की है। मजे आ रहे हैं ना? हाँ, तो चौथा और 5वां नॉन करंट होगा, पढ़ लो। अब ये जितनी रामायण लिखता है, आप क्या करना, 2 लाइन ऊपर लिख देना कि इफ रिसीवेबल, इफ अमाउंट इज रिसीव्ड विद इन 12 मंथ that debtor will be treated as current asset, and if it is received in more than 12 months then it will be treated as non current asset। इतना लिख देना। उसके बाद लिख देना however if operating cycle is of more than 12 months then that month will be taken into consideration। बस ये 2 लाइन लिख दी और उसके बाद on the basis of above analysis फिर 5 लिख देना। फर्स्ट इज करंट, करंट, नॉन करंट, करंट, खत्म। समझ गए बराबर? ऐसे लिख देना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8, टाइम पास कर रहा है। एसेट में कौन सी हेडिंग आती है? नॉन करंट एसेट और करंट। इलस्ट्रेशन नंबर 9, नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है? पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म। इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये देखो सीबीएसई में 2023 में सैम्पल पेपर में और अनसोल्ड में आया था। लो एक सुर में बताना, सुंदरी डेटर करंट एसेट, और करंट में भी कहाँ? ट्रेड रिसीवेबल। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये नॉन करंट में, किधर? पीपी, और पीपी में भी पूरा लिख के आना। पीपी में 2 बताए थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, ये किस में आते हैं? टेंजिबल। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये किधर आते हैं? बराबर याद रखना, भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर्स। अब किसी कंपनी में शेयर खरीदे, अब इसमें ना एक कन्फ्यूजन है, यहाँ देखो, किसी कंपनी में शेयर खरीदे, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये तो तय है कि किसी कंपनी में शेयर खरीदना इन्वेस्टमेंट होता है, ये तो तय है। लेकिन अगर मैं उसे 12 महीने में बेच दूंगा तो करंट है, और 12 महीने से ज़्यादा रखूंगा तो नॉन करंट है। इसने इसको नॉन करंट मान के दिया है। मैं ये चाहूँगा कि एग्जाम में आप इसके 2 आंसर लिख के आना सेफ असाइड। इसने कैसे नॉन करंट मान लिया? अगर मैं इन शेयर्स को 12 महीने में, और इंडिया में तो अधिकतर लोग बेचने के लिए खरीदते हैं, इंडिया में तो ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो भैया अपन इस आंसर से सहमत नहीं है।
ठीक है, आप वहाँ दोनों आंसर लिख के आना। इफ शेयर्स आर परचेज फॉर मोर देन 12 मंथ देन इट विल बी अ नॉन करंट एसेट, अदरवाइज इट विल बी अ करंट एसेट। अगर नॉन करंट एसेट है तो लॉन्ग टर्म में आएगा, और करंट एसेट है तो शॉर्ट टर्म में आएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं पीछे गणेशम? नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल, ये भी करंट में। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दो आते हैं, बीआर और डेटर। नेक्स्ट, एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, करंट। शॉर्ट टर्म एडवांस में आएगा, किस में आएगा? एडवांस है ना, तो किस में आएगा? शॉर्ट टर्म में, क्योंकि एक साल में आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी करंट लेकिन अदर में, क्योंकि इसका कोई हेड नहीं था। नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, करंट में, इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री तीन तरह की होती है, देखो इन्वेंट्री तीन तरह की होती है, एक रॉ मटेरियल की, एक वर्क इन प्रोग्रेस की, एक फिनिश गुड की। जैसे अभी सुनो, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है और मैं ये रॉ मटेरियल लेके आता हूँ और इससे ये बनाता हूँ, तो ये रॉ मटेरियल भी मेरे लिए इन्वेंट्री है और इससे ये बनता है तो ये भी मेरे लिए इन्वेंट्री है। तो दो इन्वेंट्री होती है, एक रॉ मटेरियल, एक फिनिश गुड। और अब ये अगर साल भर में बन रही है लेकिन अभी बन के तैयार नहीं हुई और साल खत्म हो गया, तो इसे WIP में दिखाऊंगा। किस में दिखाऊंगा? तो एक इंसान जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके बाद तीन तरह का स्टॉक होता है, एक रॉ मटेरियल का, एक WIP का, एक फिनिश गुड का। बोलो, जो कच्चा माल वो लेके आया है वो भी स्टॉक में रहेगा, उससे जो माल बन गया लेकिन पूरा नहीं बना वो भी, और जो पूरा बन गया वो भी। तो एक इंसान के पास इन्वेंट्री कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार। नेक्स्ट, बस क्या नेक्स्ट हो गया? अगला देखो, जिंदगी में 10 क्वेश्चन करें अपन ने कभी? हाँ, 20 क्वेश्चन कर सकते हैं अपन इसके। इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है, पढ़ो। प्रोविजन फॉर वारंटी। अच्छा देखो, आप कार वार खरीदते हो, वारंटी आती है तो सर्विस करानी होती है आपको, ठीक है, तो वो आप क्या हाथों हाथ लेके आ जाओगे? वो वारंटी का पीरियड लंबा होता है ना, तो इसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन मानेंगे। क्या मानेंगे? ये बात तो तय है, प्रोविजन है तो प्रोविजन में ही आएगा। अगला, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि टैक्स हर साल जमा कराना है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटी में आएगा। कहाँ आएगा? गुडविल, नॉन करंट, और PP, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और जो बच्चे लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट। और जो बड़े लोग हैं क्या बोलते हैं? PP। और PP के अंदर भी इंटैंजिबल। कहाँ आएगा? बराबर लिख के आना। अनक्लेम डिविडेंड, ये वही अभी बताया, करंट लायबिलिटी। फिर लूज टूल, ये सुन लो थोड़ा, लूज टूल में ना थोड़ा पेचीदा मामला है। यहाँ देखो, लूज टूल जो होते हैं ना, यार प्लीज़ मेरी बात सुन लो, बहुत मारूंगा नहीं तो। लूज टूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लूज टूल हम कहते हैं औजारों को, ये प्लायर, पैचकस, हथौड़ा वथौड़ा, टूल किट होता है ना आपका वो। अब आप मेरी बात से एग्री करोगे कि ये टूल किट की जो नेचर है वो तो फिक्स एसेट जैसी है, क्योंकि इसे मैं एक साल में बेचूंगा थोड़ी, क्या मैंने बेचने के लिए खरीदे? ये तो पड़े रहेंगे, तो इनको फिक्स एसेट में आना चाहिए। तो A-Strand बोलता है इन्हें फिक्स एसेट में दिखाओ, और कंपनीज एक अपनी एस्टेस कराता है, वो कहता है लूज टूल को करंट एसेट में दिखाओ, और करंट एसेट में भी किस में दिखाओ? इन्वेंट्री। ये कंपनीज एक के हिसाब से दिखाते हैं, लेकिन ये किसी भी एंगल से इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री तो वो है जो मैंने बेचने के लिए खरीदी है। ये क्या बेचूंगा मैं? बेचूंगा, तो इसलिए ये एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है। हालांकि लिखना आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मैंने पढ़ाया है ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से पढ़ाया है, तो हमें कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिखना है। तो याद रखना, लूज टूल किस में आते हैं? करंट एसेट, और उसमें भी किस में? इन्वेंट्री। नेक्स्ट, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, ये तो इंटेंजिबल एसेट है। जैसे आपने कोई लाइसेंस ले ली, फ्रेंचाइजी ले ली, तो ये क्या है आपकी? इंटेंजिबल एसेट। देख लो एक बार, आ रहा है? ठीक है। ट्वेल्व नेट लॉस। अरे भैया नेट लॉस, अगर नेट प्रॉफिट होता तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता,
तो नेट लॉस भी कहाँ आएगा? जब फायदे रिजर्व एंड सरप्लस में आ रहे हैं तो नुकसान भी कहाँ आएंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। इलस्ट्रेशन 12 पे आ गया हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे, CRR नाम में ही रिजर्व है, कहाँ आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। बॉन्ड इशूड, यहाँ देखो, बॉन्ड मतलब डिवेंचर, बोलो कहाँ आएंगे? नॉन करंट। कहाँ आएंगे? नॉन करंट में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। कितने दिन में आए हैं तू आज? कितने दिन में आए हैं तू? 2-3 दिन में आया है। वीडियो कुछ देखी थी इस चैप्टर की? झूठ मत बोलना। लोन, ये मैं जिससे पूछूं वो बताना। कशिश इधर देख, लोन रीपेएबल ऑन डिमांड, सोच समझ के बताना। मैंने लोन लिया है और वो रीपेएबल ऑन डिमांड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। बोलो विनय पाठक। करंट लायबिलिटी, रीजन? हाँ, वो कभी भी कॉल कर सकता है, तो ये नॉन करंट नहीं है, ये क्या है? और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है कशिश, ध्यान रखो थोड़ा। अच्छा, रीपेएबल ऑन डिमांड वाली चीज़ मैंने तुम्हें बैंकिंग में भी पढ़ाई थी, इसे डिमांड लोन बोलते हैं। मैंने तुम्हें बैंकिंग के 2 फंक्शन पढ़ाए थे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लैंडिंग ऑफ मनी। लैंडिंग ऑफ मनी में मैंने डिमांड लोन पढ़ाया था। मैंने कहा था इसमें आप अपनी पर्सनल एसेट गिरवी रख देते हो और बैंक जब बोलेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे, याद है? मैक्रो पढ़े हुए एक अरसा हो गया है, करेंगे, रिवाइज करेंगे अभी पूरा वापस। हाँ, ब्रोकर्स के लिए। चलो, अनपेड डिविडेंड बताओ जतिन पाठक। अनपेड डिविडेंड, अदर, करंट लायबिलिटी में अदर, वेरी गुड। नेक्स्ट आप बोलो, सिमरिता सानी। बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट में किधर? पीपीई में। पीपीई में किधर? टेंजिबल में। पूरा बोला कर। हाँ मुझे तो बताएगा तू, हैंड रेस कर रहा है मेरा लाल। ट्रेडमार्क पीपीई में किधर? और पीपीई खुद किधर आता है? नॉन करंट। बार बार बोल रहा हूँ, दोनों लिखनी है, हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है, वो दोनों लिखनी है। बिल्कुल माम क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। 13 होमवर्क, 14 होमवर्क, 15 होमवर्क, 16 होमवर्क, 17 होमवर्क, 18 होमवर्क, 19 होमवर्क, 20 होमवर्क, 21 होमवर्क, 22 होमवर्क, 23 होमवर्क, 24 होमवर्क, 25 होमवर्क, 30 होमवर्क, खत्म। चलो मेरी बात सुनो, इसके जितने भी क्वेश्चन भी बचे 15, वो देख के आओगे तुम लोग। मैं भी कराऊंगा कल, लेकिन तुम लोग भी देख के आओगे। अगर कुछ काम धंधे के एडजस्टमेंट दिखे तो करेंगे, नहीं तो नया चैप्टर शुरू करेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, टाइम पास है, ठीक है। धन्यवाद, बंद कर दो।